वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सोमवार को यानी कि 17 फरवरी को अपना आखिरी यूपीए 2 का और इंटरिम बजट पेश किया। इस इंटरिम बजट में वित्त मंत्री ने कोशिश की कि रेटिंग एजेंसीज को नाराज न किया जाए, ग्रोथ को ट्रैक पर लाने की कुछ कोशिश की है और साथ ही कुछ रियायतें इंडस्ट्री को भी दी है और साथ ही वो आंकड़े पेश किए जो ज्यादातर एफआईज सुनना पसंद करते हैं वित्तीय घाटे के बारे में। लेकिन इन सब पर देश के दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, इस पर हमारा खास शो। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। सबसे पहले सिन्हा साहब, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल इंटरिम बजट से शुरू करता हूं जो पिछले हफ्ते वित्त मंत्री जी ने पेश किया। बड़ा सवाल यही है कि वित्त मंत्री जी साफ तौर पर अगर फर्ज करें कि इस इलेक्शन के बाद आपकी सरकार बने तो आपके लिए एक बेहतर सिचुएशन छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 4.8% के वित्तीय घाटे का वादा किया था, 4.6% इस साल के लिए आया है। अगले साल के लिए वो कह रहे हैं कि 4.1% रहना चाहिए। तो थोड़ी सिचुएशन आपके लिए, थोड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर करते हुए दिख रहे हैं वो तो। चिदम्बरम ने अपने बजट में जितने भी आंकड़े दिए हैं उस पर एक भी आंकड़ा भरोसे लायक नहीं है। एक भी आंकड़े पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? और ऐसा क्योंकि वो बिल्कुल गलत बयानी से भरा हुआ वो है। वो जो बजट, इंटरिम बजट उन्होंने पेश किया और दुर्भाग्य से लोकसभा में वो बिना डिस्कशन के पास हो गया, उससे बड़ा फ्रॉड मुझे लगता है कि देश के इतिहास में बजट मेकिंग में कभी नहीं हुआ है जितना इस बार इंटरिम बजट में हुआ। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम 4.8% पर फिस्कल डेफिसिट रखेंगे और फिर उन्होंने दावा किया है कि हमने 4.6% पर उसको रोक दिया। लेकिन आप जो उसके तह में जाएंगे, विस्तार में जाएंगे कि कैसे रोका 4.6 पर, तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और हाल के दिनों में 2-3 दिनों में लोगों ने इस सारी बात की एनालिसिस की, समीक्षा करके कहा कि कैसे चिदम्बरम के सारे आंकड़े गलत हैं। उनका जो रेवेन्यू रिसीट का आंकड़ा है वो गलत है, एक्सपेंडिचर का जो उन्होंने आंकड़ा दिया है वो गलत है, अगले साल का तो टोटल गलत है, और जो सबसे आसान रास्ता है वो उन्होंने पिछले साल भी अपनाया था, इस साल भी अपनाया। यानी कि जो प्लान बजट है उसमें उन्होंने भारी कटौती की। तो प्लान बजट, आप जानते हैं कि प्लान बजट ज्यादा प्रोडक्टिव बजट होता है, एलोकेशन होता है, उसमें आप कटौती करते हैं। जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है उसमें इजाफा होता है। जो इम्बैलेंस है प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर का, वो इम्बैलेंस और गहरा होता है और गंभीर होता है। और उसके बाद आप कहते हैं कि साहब हमने अचीव कर लिया। और फिर उन्होंने क्या किया कि अगले साल के लिए उन्होंने एक भारी भरकम रकम छोड़ दी है सब्सिडीज में, जो अगले साल उसका भार पड़ेगा। उसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को उन्होंने उसका दोहन करने का काम किया है और जितने कैश रिच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनसे उन्होंने जबरदस्ती करके पैसे वसूल कर लिए हैं। उन्होंने टैक्सेशन में एडवांस टैक्स के नाम पर इस साल ज्यादा कलेक्ट किया है। जो उनकी देनदारी होती है इनकम टैक्स रिफंड्स में, वो नहीं दिया है, वो अगले साल उसका भार पड़ेगा। तो इस तरह एकदम बिल्कुल फ्रॉड करके, जगलरी करके वो कह रहे हैं कि हमने 4.6% अचीव कर लिया और आगे के लिए टारगेट छोड़ कर गए हैं 4.1%। इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और वो कह रहे हैं कि 19% की 20% से हमारा। बिल्कुल सिन्हा साहब, यहीं पर आपसे राय लेना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि अगले साल के लिए टैक्स 19%, 20% की दर से बढ़ेगा और देखिए उसके लिए उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। मोदी जी की रैली पर जो कुछ भी पैसा आप इकट्ठा करते हैं उन पर टैक्स लगाना उन्होंने शुरू भी कर दिया है। तो देखिए काम तो कर रहे हैं। इससे तो आप, इस बात से तो आप मना नहीं करेंगे? नहीं, काम तो उन्होंने बहुत बार किया है और हर उनके काम का नतीजा उल्टा पड़ा है। मोदी जी की रैलीज पर उन्होंने जो टैक्स लगाए वो फिर वो उनको वापस लेना पड़ा, उनका लॉस ऑफ फेस हुआ। और उसके बाद वो जो टैक्स का 19% का कह रहे हैं कि इजाफा होगा, वो कहां से होगा?
इंडस्ट्री का, अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्चुअली माइनस में जा रहा है तो टैक्स आएगा कहां से? चिदम्बरम साहब किस दुनिया में रह रहे हैं? और ऐसे में इस बजट को, इंटरिम बजट को देखे, इंटरिम बजट को देखने के बाद जी एक विश्वास तो बिल्कुल पक्का हो गया कि चिदम्बरम साहब दोबारा वापस पार्लियामेंट में लौटने की उम्मीद खो चुके हैं। क्योंकि सिन्हा साहब वो जहां कहीं होंगे उनको जी एक आंकड़े पर आपसे राय लेना चाहूंगा, और वो है जीडीपी का आंकड़ा। अगले साल के लिए ग्रोथ 6% वो कह रहे हैं, नॉमिनल ग्रोथ 13.5-14% की रेंज में वो बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्योंकि हम इस साल 4.9% पर है, 5% पर है, अगले साल 1% भी ग्रोथ में और बढ़त की उम्मीद आपको नहीं लगती? क्या ये आंकड़ा भी हासिल करना मुश्किल होगा? देखिए, मैं इस साल के आंकड़ों का इंतजार करूंगा। मैं कतई विश्वास नहीं करता हूं उनका आंकड़ा कि 4.9 या 5% होगा। आंकड़े आने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे इस साल हम कहां हैं। पिछले साल भी उन्होंने कहा 5% ग्रोथ हुआ, वो घट के अब 4.5% हो गया। तो इंतजार करें हम लोग इस साल के आंकड़े के लिए। अगले साल का उनका जो प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल ही गलत है। किसी हालत में 13-13.5% नॉमिनल ग्रोथ रेट अगले साल नहीं होगा, जब तक कि इन्फ्लेशन जो है WPI वो 8-9% पर अगर टिके, 10% पर जाए तब शायद 13% का नॉमिनल ग्रोथ रेट होगा। तो साफ तौर पर पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी इंटरिम बजट में अच्छे आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं वो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की आंकड़ों की बाजीगरी है, और उस पर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है, गलत हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि वित्त मंत्री तो यहां पर आंकड़े सही पेश नहीं कर रहे, लेकिन बीजेपी की नीतियां क्या हैं? अगर इनकी सरकार बनी तो ये इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए क्या कुछ करेंगे, इन सब पर चर्चा करेंगे, राय लेंगे सिन्हा साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इलेक्शन एक्सचेंज महाकुंभ में, और हमारे साथ हैं पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह से इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ग्रोथ कम है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी आपके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा है, इन आंकड़ों पर आप भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। खुद मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री हैं, प्रधानमंत्री है, चिदम्बरम साहब को अनुभव है, मोंटेक सिंह जी योजना आयोग में, लेकिन उसके बावजूद इन 5 सालों में ये सिचुएशन है। क्या वजह से आपको लगती है? यही ट्रेजेडी है ना, यही ट्रेजेडी है भारत की कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, काबिल वित्त मंत्री, काबिल डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, और इन सबका जितना अनुभव और ज्ञान है वो सारा धरा का धरा रह गया, और जो अर्थव्यवस्था का विकास दर है वो धड़ाम से गिर गया, धड़ाम से गिरा जी, और ये कुछ नहीं कर पाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर पाए। और आप देखिए कि क्या दुर्दिन आ गए हैं कि इन्फ्लेशन अगर 10% से 9% पर आता है तो हम खुशियां मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। विकास दर 4.5% से 4.9% होता है, हम खुशियां मनाते हैं। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट 6% से घट के 3% पर आ गया, वो भी कई कारण है उसके, तो उसके लिए हम खुशियां मनाते हैं। मतलब हो क्या गया भारत देश को कि ये चीजें जो हैं ये उत्सव मनाने की चीजें हैं, ये क्रेडिट लेने की चीजें हैं। चिदम्बरम साहब का जो बजट स्पीच था, इंटरिम बजट स्पीच, वो एक बहुत ही एरोगेंट किसी व्यक्ति का बजट स्पीच था। दूसरा कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर होता तो वो अपनी कहीं ना कहीं इस बात को कबूल करता कि भाई बहुत चुनौती है, हम कुछ चुनौतियों का मुकाबला कर पाए, कुछ का नहीं मुकाबला कर पाए। उन्होंने तो इंप्रेशन ये दिया कि सब कुछ हम बिल्कुल ठीक ठाक करके जा रहे हैं। लेकिन सिन्हा साहब, जब उनकी पॉलिसीज से और उनके सारे कामों से इतनी दिक्कतें हैं और आप संतुष्ट नहीं है, तो जो चिदम्बरम साहब ने इंटरिम बजट के बाद एक बात कही कि क्यों नहीं बीजेपी अपनी नीतियां साफ करती है, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि वो आर्थिक विकास किस तरह से लाएंगे, क्यों नहीं उनके साथ बैठकर आमने सामने एक बहस करें। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि चिदम्बरम साहब की औकात नहीं है कि मोदी के सामने बैठ के आमने सामने बात करें। वो अगर करना है तो राहुल गांधी करे मोदी के सामने। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर मौके पर हमने ये कहा है, समय समय पर कहा है, उनके मुंह पर कहा है कि आप गलत नीतियों पर चल रहे हो, और सबसे पहला काम
जो अगली सरकार को करना पड़ेगा वो करना चाहिए कि जो देश की सचमुच में स्थिति है, बजट पेश करने के पहले ही एक वाइट पेपर लाना चाहिए कि आर्थिक सिचुएशन क्या है, क्या ये लोग झूठ बोल के गए हैं, क्या अन्याय करके गए हैं देश के सामने, वो सारी बातें देश की जनता के सामने आनी चाहिए और उसके बाद तब बजट पेश होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे से अलग एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें इन बातों का खुलासा होना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने जितनी गलतियां की हैं, इनके पदाधिकारी कह रहे हैं, पब्लिकली बयान दे रहे हैं कि 17 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं सिस्टम में बाधित होकर पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम रिजेक्ट करते हैं पॉलिसी पैरालिसिस की थियरी। टोटल पैरालिसिस रही इस सरकार में और इसीलिए 17 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं जी। उसमें से 2-3 लाख करोड़ का क्लियर करते हैं तो उसका श्रेय लेते हैं। बिल्कुल। इस बात का जिक्र नहीं करते हैं कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स क्यों लंबित हैं आज के दिन। जी सिन्हा साहब, एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हैज बीन डिस्ट्रॉयड। जी बाजार के लोग कहना चाहता हूं, जी इकोनॉमी के लोग, बाजार के लोग, इकोनॉमिस्ट, सब लोग ये भी समझना चाहते हैं कि बीजेपी की, एनडीए की नीतियां क्या रहेगी अगर आप पावर में आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं वापस से। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जी मेरा सवाल सिंपल है कि अगर आप पावर में आते हैं, 8% की जीडीपी ग्रोथ और 5 से 6% का इन्फ्लेशन, ये लाने में आपको कितना वक्त लगेगा? मैंने जैसा कहा ना, पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि इस सरकार की जितनी गलत नीतियां हैं उसको ठीक करना पड़ेगा। क्या क्या बदलेंगे आप? दूसरा, क्या क्या बदलेंगे? मैं एक बात आपसे कहूं जी, भारत सरकार का एक्सपेंडिचर, मैं जब वित्त मंत्री था तो मैंने एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन बनाया था कि नहीं बनाया था? इन्होंने 10 वर्षों में एक्सपेंडिचर रिफॉर्म के नाम पर क्या किया? बिल्कुल एडहॉक अप्रोच रहा है। जब अच्छे दिन थे तो उसका क्रेडिट ले रहे थे, बुरे दिन आए तो एक्सपेंडिचर को बिल्कुल मनमाने ढंग से कट किया। कोई मेथड नहीं है इस मैडनेस में। पहला काम तो ये करना चाहिए कि सरकार के एक्सपेंडिचर को प्रॉपरली कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में सरकार को फैसला करना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट, जो इनकी जितनी फिजूल खर्ची है उस पर रोक लगाना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट को सच माने में, फेक माने में नहीं, सच माने में कंट्रोल में लाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति मानता है कि आज जो हम महंगाई का दर देख रहे हैं वो इसी फिस्कल डेफिसिट के कारण पैदा हुआ है। तो इसलिए उसको करना पड़ेगा दुरुस्त, महंगाई के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। और महंगाई के ऊपर अगर थोड़ा भी नियंत्रण हम कर पाते हैं तो उससे रिजर्व बैंक को इस बात के लिए स्पेस मिलेगा कि वो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको रिड्यूस करना शुरू करे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 25 बेसिस पॉइंट से भी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगा तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा इन्वेस्टर सेंटिमेंट के ऊपर। करना क्या है? करना यह है कि हमको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है इकोनॉमी का, उसको बढ़ावा देना है, उसको आगे बढ़ाना है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कुछ दिन के लिए कम भी हो तो उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से ऑटोमेटिकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ावा मिलेगा। सिन्हा साहब, कुछ मुद्दे ये सब काम करने हैं और ये सब मैं आपको बता दूं अनिल जी कि ये सब काम कर कर हम लोगों ने दिखाया है। हम लोगों ने, जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो क्या 13-14% जो ब्याज का दर था उसको घटाकर 6% पर लाए थे कि नहीं लाए थे? इलेक्शन एक्सचेंज महाकुंभ में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, अब एक दो मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर बाजार और साथ ही उद्योग जगत बीजेपी से बड़ा डरता है कि आप अगर सरकार बनाएंगे तो क्या होगा। पहला तो है रिटेल में एफडीआई का मुद्दा, जो लगातार आपका स्टैंड रहा है कि हम उसके खिलाफ हैं। दूसरा मुद्दा है टोटल नॉन इश्यू है जीएसटी को लेकर, जहां पर आपकी बीजेपी की राज्य सरकारों के 2 मुख्यमंत्रियों ने साफ तौर पर इनका विरोध किया। इस पर आप कैसे आम सहमति बनाएंगे और कैसे इन मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हम लोग बराबर एक मुद्दा पिकअप कर लेते हैं, बोलते हैं कि इसी पर सारी अर्थनीति डिपेंड करेगी। नहीं है।
एफडीआई इन रिटेल एक बहुत ही छोटा मामूली मुद्दा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रहे जाए। लेकिन इसमें सरकार ने बिल्कुल गलत नीति बनाई, क्योंकि उन्होंने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया कि वो चाहें तो एफडीआई इन रिटेल की दुकानें खुलवा सकते हैं और नहीं तो नहीं खुलवा सकते हैं। दिल्ली की सरकार का एग्जाम्पल लीजिए, शीला दीक्षित की सरकार थी, उन्होंने अनुमति दे दी, केजरीवाल की सरकार आई, उन्होंने अनुमति वापस ले ली। अब प्रेसिडेंट रूल लगा, फिर वो अनुमति दे देंगे, फिर कोई सरकार आएगी, वो अनुमति वापस ले लेगी। इसका इस तरह की नीति बनती है कोई? इस आधार पर कोई भी विदेशी निवेशक यहाँ पर आएगा किसी भी क्षेत्र में? रिटेल एफडीआई की बात छोड़ दी। तो आप क्या पूरे देश के लिए रिटेल में एफडीआई पर एक ही नीति पूरे देश के लिए बनाने की कोशिश करेंगे? नहीं, हम रिटेल की बात ही आपसे नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं ना, मीडिया वाले, जैसा मैं कह रहा हूं, एक इश्यू पिकअप कर लिया। रिटेल से कौन सी क्रांति आ जाएगी जिसके चलते हम फिर 8% 9% ग्रोथ रेट पर चले जाएंगे? चलिए जीएसटी की बात करते हैं सिन्हा साहब। जीएसटी ग्रोथ रेट था, सुनिए, जब 8-9% हमारा ग्रोथ रेट था तो क्या रिटेल में एफडीआई था? उसके बिना ना हम लोगों ने इसको अचीव किया। अच्छा, चलिए ये बताइए कि अगर जीएसटी लागू होता है तो लगभग सब लोग मानते हैं कि जीडीपी की ग्रोथ 2% आसानी से सिर्फ जीएसटी लागू होने से हो सकती है। तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? कुछ लोगों का कहना है जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, चिदम्बरम, सुनिए, चिदम्बरम साहब ने बिल्कुल ही गलत बयानी की जब उन्होंने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि जीएसटी को किसने रोक रखा है। मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस का चेयरमैन हूं। जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रेफर हुआ था हमारी कमेटी को, और हम लोगों ने 7 अगस्त 2013 को अपना रिपोर्ट दे दिया। अब अगस्त से लेकर आज तक अगर जीएसटी बिल पार्लियामेंट में नहीं आया है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? चिदम्बरम रिस्पॉन्सिबल है, मनमोहन सिंह रिस्पॉन्सिबल है। हम लोगों ने डीटीसी बिल पर अपना रिपोर्ट 9 मार्च 2012 को दिया था। क्यों नहीं डीटीसी बिल लेकर आए इतने दिनों तक? ये हम लोगों ने नेशनल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल को 13 दिसंबर 2011 को अपना रिपोर्ट दिया था। क्यों नहीं वापस पार्लियामेंट में आए? 9 लेजिस्लेशंस रिपोर्ट के बावजूद महीनों वर्षों तक इनके पास लंबित रह गए, और ये चाहते हैं कि बीजेपी के ऊपर दोष दिया जाए कि उनके चलते जीएसटी नहीं हो रहा है। हम लोगों ने तो अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम कमिटेड हैं जीएसटी के लिए। हमने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बना के दी अपनी कमेटी की तरफ से, जिसके आधार पर जीएसटी लागू हो सकता था, लेकिन इनकी मर्जी नहीं थी लागू करने की। अच्छी बात है सिन्हा साहब, अब चाह रहे हैं कि जी आप आकर जीएसटी को लागू करेंगे। लेकिन एक और मुद्दा है जिस पर मैं आपसे क्लेरिफिकेशन चाहता हूं, वो है नए बैंक्स को लाइसेंस देने पर। फर्ज करें कि इस इलेक्शन के पहले अगर कुछ लाइसेंसेज इशू होते हैं, आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का क्या स्टैंड रहेगा? क्या आप इन लाइसेंसेस को रद्द करेंगे, रिव्यू करेंगे नई सरकार बनने के बाद? देखिए, ऐसा है कि पहले तो देखें कि नई सरकार बनने के पहले कोई लाइसेंस आरबीआई इशू करता है कि नहीं करता है। 31 मार्च तक बात हो रही कि शायद 31 मार्च तक हो जाए। नहीं, अब देखते हैं। कहने को तो बहुत कुछ कही जाती है बातें, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। फिर मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की बात करूंगा। जो ऑल पार्टी कमेटी है या मल्टी पार्टी कमेटी है, उस कमेटी ने इस मुद्दे के ऊपर विचार किया था, और मुद्दे के ऊपर विचार करने के बाद ये सरकार को हम लोगों ने पार्लियामेंट के थ्रू रिपोर्ट दिया है कि कमेटी जो है वो इस पक्ष में नहीं है कि कॉरपोरेट्स को बैंक का लाइसेंस देना चाहिए। ये जो फायरवॉल है ये शुरू से चला आ रहा है। 2001 में जब हमने वित्त मंत्री रहते हुए नए गाइडलाइंस इशू किए थे, उस समय भी ये फायरवॉल था कि कॉरपोरेट्स को नहीं मिलेगा बैंकिंग का लाइसेंस। सर बिल्कुल, आपका स्टैंड, आपकी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है, मैं समझ गया। मेरा सवाल सिंपल है, अगर लाइसेंस इशू होते हैं कॉरपोरेट्स को तो आपकी सरकार बनने के बाद तो आप क्या वो लाइसेंस वापस ले लेंगे? क्या वो लाइसेंस आप वापस ले लेंगे, रद्द कर देंगे? हम उस पर कोई टिप्पणी अभी नहीं करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगर के बेसिस पर आदमी जवाब नहीं दे। सिन्हा साहब, एक और मुद्दा जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूं वो है टैक्स रिफॉर्म्स का। कई बातें चल रही कि शायद टैक्स के रिफॉर्म्स को लेकर कई बातें इस तरह की भी चल रही कि शायद कई ऐसे देश हैं जहां पर टैक्स स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ बैंक रिसिप्ट पर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाता है। क्या बीजेपी में इस तरह का कोई एक विचार चल रहा है? इस तरह की बात बीजेपी में इस तरह की बात आई थी। एक थिंक टैंक है, उसने इस तरह का प्रस्ताव रखा था, उस पर विचार किया गया, और हम लोगों को ये लगा कि ये व्यवहारिक नहीं है
कि सारे टैक्सेस को एबॉलिश करके और सिर्फ बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाए, उससे लाभ के बदले हानि होगी और इसलिए उस मुद्दे पर आगे बात अभी नहीं हुई है। सिन्हा साहब, सीएनबीसी आवाज के लिए इस खास शो में अपनी बात रखने के लिए और अपने पूरे फैक्ट्स रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर साफ तौर पर पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से ग्रोथ काफ़ी गिरती हुई नजर आई है, इन्फ्लेशन ऊंचा है और यहाँ पर उद्योग जगत परेशान है और उनकी सरकार आने के बाद काफ़ी नीतियों में बदलाव होगा। देखना ये कि क्या कुछ आगे डेवलपमेंट होते हैं। फिलहाल इस खास शो में, इस खास चर्चा में मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज़ पर। नमस्कार।